उन्हीं से जीवन चलता था, घर मतलब चलता था। और मुझे याद है जैसे गन्ने का सीजन खत्म होता था ना, हमेशा हम लोग ना ब्याज पे पैसे लिया करते थे। बहुत लोगों ने सुना ब्याज पे, 3 के ब्याज पे पैसे मिलते हैं। मुझे बड़ी नफरत है उससे, बहुत ज्यादा नफरत है, बड़े इमोशन टच है उस चीज से। क्योंकि जैसे ही गन्ने का सीजन खत्म हुआ और उसके बाद अगर खेत के अंदर कोई दूसरी बुआई करनी है, उसके अंदर जो केमिकल्स, यूरिया, डाई, ये चीजें पड़ती हैं, तो वो भी हम किसी से पैसे उधार लेते थे या ब्याज पे लेते थे। ऐसी कंडीशन थी और हम इसी कंडीशन में हम बड़े हुए और इसी कंडीशन में हमारी पढ़ाई हुई। तो मुझे बड़ी नफरत है ब्याज के पैसे। जब मैं कहीं ब्याज का नाम सुनता हूँ तो मुझे बहुत, मैं इरिटेट होता हूँ, मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं, तो बहुत नफरत है। तो मुझे भी लगता था कि हम भी बड़े होंगे और बड़े अच्छी पढ़ाई करेंगे और उसके बाद अच्छी नौकरियां करेंगे और उसके बाद सारी चीजें बदल जाएंगी। तो दोस्तों, मेरे माँ बाप ना बिल्कुल अनपढ़ हैं, कभी स्कूल नहीं गए, पहले एजुकेशन इतनी नहीं थी। और बट हम 2 बेटे थे, घर वालों का सपना था, मम्मी पापा का सपना था कि इन 2 बेटों को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और जब वे बड़े होंगे तो उसके बाद कोई अच्छी नौकरी करेंगे, शहर जाएंगे या कोई गवर्नमेंट जॉब करेंगे, उसके बाद शायद हमारे दिन बदल जाएंगे। ऐसा ही सबका सपना होता है माँ पेरेंट्स का? यस। ऐसा ही होता है ना? सेम हमारे पेरेंट्स का भी यही सपना था कि इन दोनों को बड़ा अच्छे से पढ़ाना लिखाना है और जो आज हमारे दिन है, जो आज स्थिति है, वो हो सकता है आने वाले समय में सारी की सारी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, पढ़ाई गांव में ही चालू होगी। गांव में छोटे से स्कूल में हम पढ़ा करते थे, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड से, इंग्लिश का तो कोई नामो निशान नहीं। उसके बाद एक दूसरा स्कूल था गांव के बाहर, 6ठी क्लास, 6, 7, 8, 9। और जैसे ही मैं 6, 7, 8 में पहुंचा, अब थोड़ा जानने के लायक हुआ। एक्चुअली 6, 7, 8 में ना लोग, बच्चों को पता चल जाता है कि मैंने किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, सोचना चालू कर देते हैं, माइंडसेट भी वैसा ही कर लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता जी? कि मैंने डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। अगर डॉक्टर बनना है तो अभी 9th में मैंने बायोलॉजी लेनी है, इंजीनियर बनना है तो ये करना है, कॉमर्स लेना है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो। ऐसा होता है कि नहीं होता? बट घर की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं था, सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे, तो मुझे समझ में आ गया, देखो हायर एजुकेशन तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि पैसा नहीं है, और मैं इतना ज्यादा पढ़ाकू था नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन कहीं हो जाएगा। तो एक माइंडसेट ये हो गया हमारे यहाँ पे, क्या होता है कि 10th करो और फिजिकल की तैयारी करो और आर्मी के अंदर चले जाओ। किसी ने देखा है ऐसा गांव एरिया में? यस। हमारे यहाँ पूरी मेंटेलिटी यही थी कि 10th करनी है, 10th करो, मिनिमम 10th है, 10th या 12th करो, उसके बाद आर्मी की तैयारी करो, फिजिकल की तैयारी करो, और जो आर्मी में जॉब निकलती थी और रैलियां होती थी वहां जाओ और भाई फिजिकल करो और नौकरी लग जाएगी। और यही मेंटेलिटी पूरे गांव में थी। सरकारी नौकरी, कोई दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, आर्मी, ये सब नौकरियां ज्यादातर ढूंढते थे उस दौरान। तो बट मुझे वो पसंद नहीं थी। एक बार, मुझे याद नहीं है कि 6th में या 7th क्लास में, 8 में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी क्लास थी, मैंने कभी इंडिया गेट देखा था और कुतुब मीनार, मतलब पढ़ा था उसमें, और उसमें पिक्चर भी थी, बहुत लोगों ने देखा था, देखा होगा। यस। तो उस दौरान जब वो मैंने देखा दिल्ली, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, तो मेरे मन में होता था यार ये दिल्ली के अंदर है, दिल्ली से ज्यादा दूर भी नहीं है, और कभी तो यार दिल्ली जाऊंगा, इन चीजों को देखूंगा, मैं भी वहां पे रहूंगा। और तब तक इतना समझने लग गए थे कि प्राइवेट नौकरियां भी कुछ होती हैं, है ना? जो लोग अच्छी प्राइवेट नौकरियां करते हैं वो अच्छी सैलरियां होती हैं, घर आते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। बट मेरा मन हो गया प्राइवेट सेक्टर में जाने का, और मेरा मन उस सरकारी नौकरी से बिल्कुल हट गया। मेरा मतलब मुझे आर्मी बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो दोस्त, मन में तो ये चीजें रहती थी कि यार दिल्ली जाऊं, इंडिया गेट देखूंगा और उसके अगल बगल रहूंगा, बड़ी गाड़ी होगी, अच्छी नौकरी होगी, अच्छी सैलरी होगी, और हर हफ्ते ना कार लेके घर आया करूंगा, तो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो बड़ी तारीफ किया करेंगे, वो बोला करेंगे देख उसका बेटा कितना कमा रहा है, कितना मस्त है। ऐसी चीजें ना मेरे मन में रहती थी, बट ये चीजें मैंने कभी किसी से शेयर नहीं करी। थोड़ी देर के लिए सोचता था, उसके बाद फिर मैं ही कहता था नहीं यार शायद ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी है नहीं जो मेरी कोई हायर लेवल की नौकरी मुझे मिलेगी दिल्ली एनसीआर के अंदर जाके, है ना यार। उसके बाद बच्चा क्या, फिर आर्मी है, शायद वहीं जाना पड़ेगा। बट मन के अंदर बार बार चीज चलती थी। कहते हैं ना कि इस चीज को अगर आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ऐसा सुना है आपने? यस। बट इसमें मैं बाद में आऊंगा। अब मैं एजुकेशन में तो फिसड्डी था ही, क्योंकि पता है पैसा है नहीं, तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके करना क्या है, 10th करनी, आर्मी में जाना है। तो दोस्त 10th के मैंने एग्जाम दिए, मैं पहली बार में फेल हो गया। सेकंड टाइम मैंने फिर एग्जाम, ताली किसने बजाई थी?
फेल होने में तुम ताली बजा रहे हो यार। और जब जिस समय फेल हुआ था उस दिन को याद करो एक बार, भाई साहब खाना तक नहीं खाया था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगली साल मैंने फिर कोरेस्पॉन्डेंस का फॉर्म भरा और अगले साल मेरे पास अब 2 साल का एक्सपीरियंस था। बताओ क्या हुआ होगा? पास ना? विश्वास नहीं करोगे, मैं फिर फेल हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत फिर नहीं हारी। अब तीसरी साल मैंने फिर फॉर्म भरा। अब बताओ, पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। वैसे भी कहते हैं ना भाई, 3 साल तक टिके रहो, शिद्दत से काम करते रहो, कामयाबी मिल जाएगी। बट तीसरी साल मैं फिर फेल हो गया। सीरियसली मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। देखो ताली बजा रहे हैं यार। एक बात बोलूं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग सिर्फ नौकरी करते हैं और कम पढ़े लिखे लोग भाई साहब बिजनेस करते हैं और ऐसे ही कामयाब। क्योंकि व्यापार करने के लिए एकेडमिक एजुकेशन होना कोई जरूरी नहीं है। ये सत्य है। दुनिया के आप 20 टॉपर जो महान हस्तियां हैं उनकी एकेडमिक एजुकेशन देख लो तो ज्यादातर पाओगे कि उनके पास ज्यादा एकेडमिक एजुकेशन नहीं थी। क्या मैं सही हूँ? यस, क्या पता मैं भी उन्हीं में से था। खुदा यही देख रहा था इस पर, भाई इसको तो कम पढ़ाई लगाओ और एक दिन वेस्टीज में लेके जाएंगे तो कामयाब होगा, है ना? यस। तो दोस्तों बजाओ, ढंग में बजाओ। तो दोस्तों मैंने हिम्मत फिर नहीं हारी। चौथी साल मैंने फिर फॉर्म भरा। क्यों भर रहा था? रीजन था भाई, या तो सरकारी नौकरी है ना, आर्मी में अगर कुछ नहीं मिला तो फिर उसी की तैयारी करेंगे। मन तो नहीं था बट वो जरूरी था। अगर 10th भी नहीं करी तो बेकार है भाई। अगर प्राइवेट नौकरी भी करनी है तो छोटी भी 3-4 हज़ार की भी, वो भी 10th के बिना नहीं मिलेगी। तो मजबूरी भी थी, बार बार फॉर्म भर रहा था। अब मेरे पास एक्सपीरियंस था 4 साल का, मैं चौथी साल में पास हो गया। तो कह सकते हो मैंने 10th में ग्रेजुएशन कर ली, है ना? 3 साल। तो मेरे पास 4 मार्क्स। फिर मैंने 12th भी कर ली वैसे तो, क्योंकि मेरे पास अब तगड़ा एक्सपीरियंस था नकल वकल मारने का, लिखने विखने का। तो 12th मैंने 2 साल में कंप्लीट कर ली। और उसके बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन करी नहीं, बट मेरे पास सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का है। मैं नाम नहीं लूंगा। हमारे यहाँ एक नजदीक में यूनिवर्सिटी है, वहां से बन जाया करते थे। अब शायद नहीं बनते होंगे, अब तो ऑनलाइन का जमाना है ना? क्या ना नाम मत लेना, गलत बात है। और वो इसलिए बनवाया था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो वो चाहिए, है ना? तो दोस्त अब मैंने एक बात बोली थी कि सपने थे कुछ ना कुछ। एजुकेशन बेशक ना थी, इंग्लिश बेशक नहीं आती थी, बट इच्छाएं बड़ी थी और कुदरत देखती है। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, वो था 5 जनवरी 2005। 5 जनवरी, हाँ उससे पहले बल्कि मैंने 2 साल पहले मैंने एक ट्रैक्टर के मैकेनिक का काम भी सीखा था। जब मैं 10th का शायद मेरा 4th ईयर था, तो घर वालों ने मुझे ट्रैक्टर के मैकेनिक का काम सिखाने के लिए लगा दिया। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो गाँव में तो ट्रैक्टर होते हैं, तो उसके मैकेनिक भी अच्छा पैसा कमाते हैं। बोले पढ़ेगा लिखेगा तो है नहीं, पता नहीं क्या होगा, इसका फॉर्म तो भर ही रखा है, पास होगा कि नहीं होगा देखी जाएगी, इसको ट्रैक्टर का मैकेनिक बना देते हैं। तो मैं 6-7 महीने गया होऊंगा वहाँ पे, पर मैं उस समय पास हो गया। फिर वो छोड़ छाड़ दिया, फिर 12th हो गई। तो दोस्त 2005 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया। वो टर्निंग पॉइंट ये था, एक रिश्तेदार हमारे घर आए, मेरे मामा थे, सगे मामा घर पे आए। उन्होंने एक चीज़ बताई कि ऐसा है, दिल्ली के अंदर ना उस समय मेट्रो का बहुत नाम था। 2005 में DMRC का बहुत नाम था। 4 स्टेशन रनिंग में थे, आपके कश्मीरी गेट से शहादरा, और बाकी पूरी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन चल रही थी बहुत जगह पे। तो DMRC में नौकरी लगना लोगों का ना सपना हुआ करता था, सरकारी नौकरी है ना। तो उन्होंने बताया कि एक रेफरेंस है, किसी ने बोला है कि जुगाड़ है, ऐसे बोलते हैं गाँव में, बोले जुगाड़ है और नौकरी लग सकती है इसकी दिल्ली मेट्रो में। तो किसी थर्ड पार्टी ने उनको बताया था, वो तो बहुत अच्छे के लिए आए थे। तो उस थर्ड पार्टी से बात हुई, सेटिंग हुई कि 40,000 रुपये डोनेशन जाएगी और दिल्ली मेट्रो के अंदर नौकरी लग जाएगी। 5 जनवरी 2005 शाम को 4 बज रहे थे। मजनू का टीला एक जगह है यहाँ पे, इधर ही आगे है ना। मजनू के टीले को पार करके लेफ्ट हैंड पे बड़े रेस्टोरेंट है वहाँ पे, है ना। वहाँ नीचे बैठ के बेसमेंट में हमने 40,000 रुपये दिए और घर वालों ने वो 40,000 रुपये ना ब्याज पे लेके दिए। 3 लोगों से अलग अलग दिए थे, भीख की तरह मांगे थे वो पैसे भी ब्याज पे, 40,000 रुपये।
तो मेरी नौकरी लगी दिल्ली मेट्रो के अंदर, घर वाले खुश, गांव में पता चल गया सबको, रिश्तेदारी में पता चल गया। गांव में ऐसा माहौल होता है जब किसी की नौकरी लगती है ना, एक की किसी की लग जाओ आर्मी में, भाई फलाने की नौकरी तो उसके बेटे की तो उसमें आर्मी में लगी, चल भाई मजे आ गया, उसके दिन सुधर गए, है ना। फिर प्रसाद वसाद बांटते हैं, मिठाइयाँ मिठाइयाँ, ऐसे गाँव का माहौल होता है नहीं होता? Yes. पूरे गांव में पता चल गया, घर वाले खुश, मैं खुश। और मेरे मामा दिल्ली पुलिस के अंदर थे, नरेला में रहते थे, पुलिस हेडक्वार्टर, सॉरी पुलिस क्वार्टर्स में। तो वहां पे लाके अपना बैग रख दिया, वहां पे रहना चालू कर दिया। ड्यूटी 6 या 7 तारीख से स्टार्ट हो गई। मैं वहां से 120 नंबर बस पकड़ता नरेला से, अजमेरी गेट मुझे बुलाया गया पहले दिन रिपोर्टिंग के लिए। मेरी रिपोर्टिंग हुई, मुझे बुलाया, जिन लोगों ने पैसे लिए थे उन्होंने बुलाया कि आप अजमेरी गेट मेट्रो स्टेशन आ जाना। उस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा था बहुत जोरों शोरों से अजमेरी गेट में। मैं आया, उनसे मिला, पूरा दिन उनके साथ घूमा और शाम को मैं घर चला गया। मामा जी ने पूछा, बता भाई पहला दिन कैसा रहा? मैं कहा मामा जी मस्त रहा, मुझे उनके साथ घूम के बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। दूसरा दिन मैं फिर 120 नंबर बस पकड़ के आया और फिर उनके साथ पूरा दिन घूमा। फिर मामा जी ने पूछा, भाई बता दूसरा दिन कैसा रहा? मैं कहा मामा जी मस्त रहा। उसके बाद फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, इस तरीके से चलता रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बड़ा ना, आप मुझे बिलीव नहीं करोगे, मैं बड़ा साय नेचर का था, जिसको कहते हैं ना बहुत सीधा। घर में कोई रिश्तेदार आए तो नमस्ते करके घर में घुस जाना, मैं ऐसा था। मेरे कभी कोई दोस्त नहीं होते थे, मैं बहुत कम बोलता था, मेरे कभी कोई फ्रेंड नहीं होते थे। दिल्ली में भी, इवन अभी तक, वेस्टीज से पहले तक मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। मैं किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था, ठीक है, अपने काम से काम। तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। 3, 4, 5 दिन निकल गए, तब मुझे कुछ भनक लगी कि हम ना किसी ऐसे स्कैंडल के अंदर फंस गए। पैसे भी गए और पैसे तो निकल ही नहीं सकते, एक ऐसा स्कैंडल है। और मामा जी की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने तो बहुत अच्छे के लिए किया था, वो कोई थर्ड पार्टी थी। अब उधर मुझसे क्या गलती हुई, मैंने अपने दूसरे मामा को, जिनके पास मैं नरेला में रहता था, उनको बोल दिया बढ़िया चल रहा है। घर वालों को पता चल गया नौकरी लगी, भाई साहब मस्त है, बढ़िया चल रहा है। अब मैं फंस गया, अब मैं कैसे बोलूं, मैं बोल नहीं पाया। बट मैंने एक चीज ठान ली उस दिन कि अब चाहे जो हो जाए, कुदरत ने जो किया अच्छे के लिए किया, अब घर तो वापसी नहीं जाना है, कुछ बड़ा ही करके दिखाएगा कुलदीप को दिल्ली में। लगभग 1.5 महीना, बिलीव नहीं करेंगे आप, मैं डेली सुबह मामा के घर से निकलता और शाम को वापसी पहुंचता, पूरा दिन ऐसे ही भटकता रहता। बल्कि कुछ दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद, उन्होंने मुझे ही फंसा लिया कि 2-4 लोगों को तू लेके आ, तू भी कमाई और हम भी कमाएंगे। मैंने एक आध बंदे को ट्राई भी किया, बट मेरा मन नहीं माना, ये गलत है, ठीक है दोस्त। तो दोस्तों लगभग 1.5 महीना ऐसे बीत गया। 1.5 महीने के बाद मैं घर गया था, 1.5 या 2 महीने के बाद मैं और मम्मी और मेरा छोटा भाई, हम घर में रात को लेटे हुए थे, 9, साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा होगा। हम कुछ बातें कर रहे थे तो मुझे रोना आ गया। मतलब मैं इतनी तेज रो रहा हूँ कि मुझसे ना बोला नहीं जा रहा, मेरे होंठ फड़फड़ा रहे हैं। मम्मी बोल रही है क्या हुआ क्या हुआ, मैं मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ बहुत देर तक। तब मैंने बोला मम्मी फंस गए, पैसे भी गए, कोई नौकरी नहीं है, 1.5 महीने से ऐसी सड़कों पे घूम रहा हूँ। वो दिन याद आता है तो आज भी रोना आता है। अब हमें 3 लोगों को पता है, मुझे, छोटे भाई को और मम्मी को। मैंने मम्मी को बोला कि ताऊ जी को और पापा जी को नहीं बताना है, चाहे कुछ हो जाए, मगर वो सहन नहीं कर पाएंगे। अब हम 3 लोगों को पता है और मैंने उनको कसम खिलाई कि किसी को भी नहीं बताना है, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए गांव में कि ऐसा ऐसा हो गया। क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान ना इज्जत से बड़ा डरता है ना, कि बेइज्जती हो जाएगी, है ना। ऐसे हमारे अंदर भी थे कि यार बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। बड़े उड़ रहे थे, नौकरी लग गई, ये वो, तो वो ऐसा लगता था कि इज्जत है, इज्जत खराब हो जाएगी। तो दोस्तों बट मम्मी ने किसी से बात करी कि दूर के रिश्तेदार थे, नोएडा के अंदर में आया, वाटर प्यूरीफायर का काम सीखने के लिए मुझे छोड़ दिया गया। 1500 रुपये सैलरी देते थे 2005 में, और मुझे काम सिखाते थे। उन्होंने मुझे रेंट का एक रूम दिया, मतलब खाना पीना सब उन्हीं का, और मुझे 1500 रुपये देते थे काम सीखने के लिए वाटर प्यूरीफायर का। आरओ का काम किया मैंने नोएडा के अंदर, लगभग 1 साल तक मैंने किया होगा। बट उसके बाद मुझे अपना काम करना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। उसी दौरान मुझे किसी ने बता दिया कि एक मदरसन कंपनी, अगर किसी ने नाम सुना हो तो, मदरसन सुमी फैक्ट्री है ना, वायरिंग हार्नेस बनाती है वो बाइक के लिए, गाड़ियों के लिए, एमएनसी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसके अंदर मेरी जॉब लगवा दी किसी ने, बोला तो इसमें जॉब कर ले और इसमें ना दुबई चले जाते हैं, 2 साल बाद आएगा, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके लेके आएगा। और हमें नीड थी कि हमें अपना घर बनाना था। गांव में हमारा कच्चा घर था, पुराना घर था, सबके घर पक्के थे, मोहल्ले में हमारा घर कच्चा था, पुराना था। और मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, हमें इकट्ठे पैसे की जरूरत थी क्योंकि हमने घर बनाना है। क्यों? क्योंकि शादी करनी है, शादी की बहुत ज्यादा नीड थी।
मम्मी की वजह से। मम्मी को डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम थी, गठिया पाए, बहुत सारी दिक्कतें थी। बट शादी पुराने घर में नहीं कर सकते, और पैसा है नहीं, और कोई देगा नहीं, और जिसके पास पैसे नहीं होते उसको कोई पैसा नहीं देता। तो मुझे सलाह दी कि मदरसन में जॉब कर ले, 2 साल बाद आएगा तो 2.5, 3 या 4 लाख रुपए इकट्ठा करके लेके आएगा। वहाँ ओवर टाइम वगैरह सब कुछ होता है, और कंपनी की तरफ से रहना सहना होता है, तो कुछ मतलब खर्चा नहीं होता, इकट्ठा पैसा लेके आता है बंदा 2-2.5 साल के बाद। मैंने पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में मदरसन को ज्वाइन किया, वाटर प्योरीफायर काम को छोड़ दिया। तो दोस्तों मैंने मदरसन ज्वाइन करी, बट मम्मी की तबीयत और ज़्यादा खराब रहने लगी, तो मैंने दुबई जाना कैंसिल कर दिया। मैं कोई बात नहीं, दुबई नहीं जाऊंगा, क्या पता पीछे से कुछ हो जाए, अब यहीं रह के कुछ करूंगा। अब मदरसन में जॉब चल रही है, उसके बाद मैंने वहाँ से जॉब छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता था वो ग्रेड मिलता है, बस एक बंदा वहीं रह जाएगा पूरा जीवन। 5,000 6,000 वहाँ 3200 रुपये सैलरी थी, कि कभी अगले साल 4,000 होगी, मतलब 500 रुपये बढ़ेंगे, पूरा जीवन ऐसे निकल जाएगा 25 से 20,000 रुपये पे। तो मैंने उसको छोड़ के रिटेल सेक्टर के अंदर गया। फिर मैं मतलब मैंने अलग अलग जगह पे मैंने काम किया, मैंने डिफरेंट टाइप्स की नौकरियां करी। मैंने सिक्योरिटी कंपनी के अंदर एज ए फील्ड ऑफिसर नौकरी करी, जो लोग गार्ड्स वगैरह को देखते हैं, संभालते हैं, मैंने वो वाला काम किया। मैंने बहुत सारे काम करे, और दोस्तों 2011 में मेरी शादी हुई। मदरसन के अंदर ही मुझे एक लड़की मिली, जो आज लड़की नहीं, डबल क्राउन डायरेक्टर है, मिसिस दुर्गा सिंह। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां उनके लिए। तो 2011 में शादी हुई, और अब देखो लाइफ में ना, सिद्धार्थ जी एक बात बोलते हैं, कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं है। मुझे नहीं पता आप जानते नहीं जानते, बट लाइफ में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं है। शादी हुई, शादी के बाद हमारा प्लान था गांव में रहना है फाइनली, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब रहती थी। अब कोई ना दुकान खोलेंगे किसी चीज की, हमारा प्लान क्या था, ये था दुकान खोलने का। बट शादी के दौरान हमें किसी ने एक डॉक्टर बताया मम्मी के लिए इलाज के लिए, मेरठ में 5 दिन पहले। उस डॉक्टर ने जो दवाई दी, वो उसकी दवाई ऐसी लगी कि मम्मी ना बिल्कुल परफेक्ट हो गई, शादी में बिल्कुल ठीक थी, और शादी के लगभग 6, 7, 8 महीने बीत गए, और मम्मी बिल्कुल ठीक रहने लगे। और तब खुद घर वालों ने बोला कि अब तुम क्या करोगे। तब तक दुकान वगैरह हमसे प्लान नहीं कर रहे थे, पैसा था नहीं, सोच रहे थे क्या करें। तो हम दोबारा से दिल्ली आ गए, और दिल्ली आने के बाद हम दोनों ने एक कोर्स किया। मगर प्राइवेट नौकरी कब तक इस तरीके से करते रहे, कभी क्या, कोई मेरा सेक्टर तो था ही नहीं, ऐसा बड़ी एजुकेशन थी नहीं मेरे पास। तो हमने कोर्स किया हेयर स्टाइलिंग का। हेयर स्टाइलिंग समझते हो आप लोग? yes. हमने VLCC इंस्टीट्यूट से अच्छे लेवल पे पैसे खर्चा किए, इकट्ठा पैसे वैसे जोड़ जाड़ के हमने उधार लेके लगभग हम 2-2.5 लाख रुपए लगाए होंगे उस दौरान। हमने VLCC इंस्टीट्यूट से अच्छे लेवल पे कोर्स किया। अब प्रोफेशनली मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट बन गया, और दुर्गा मैडम मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, वो सारे हमने मतलब कोर्स कर लिए। और उसके बाद हमारा फाइनली हमारा टारगेट क्या था कि हमने सैलून ओपन करना है, और सैलून का एक नेटवर्क बनाना है। सैलून भी एक नहीं, क्योंकि मैंने कोर्स करने के बाद एक बड़ी ब्रांड के अंदर नौकरी करी, लुक्स में करी, मैंने एफिनिटी सैलून्स के अंदर नौकरी करी। तो मुझे पता चल गया कि एक नेटवर्क क्या चीज होती है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग मुझे नहीं पता था, बट मुझे ये पता चल गया कि एक सैलून से कुछ नहीं होगा, अगर बहुत सारे सैलून बना दिए तो तुम बहुत अमीर बन सकते हो। ऐसे वाली चीज मुझे पता चल गई, क्योंकि एफिनिटी के जो ओनर है उन्होंने एक सैलून से स्टार्ट किया था, 2 चेयर से, और आज लगभग 50-60 उनके सैलून थे जब मैंने ज्वाइन किया था एफिनिटी सैलून को। तो मतलब सैलून का भी एक नेटवर्क बना है। तो हमारी प्लानिंग क्या थी, अब ध्यान से सुनना, हमारी फुल प्लानिंग थी कि दुर्गा मैडम को सैलून ओपन कराएंगे, वो वहां बैठेंगे और मैं फ्रीलांसिंग करूंगा। और हमने पूरी किट वगैरह खरीद ली, प्रोफेशनल हमने प्रोडक्ट खरीद के पूरी किट वगैरह रेडी कर दी, और हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट भी कर दी लगभग 2015 के आसपास। ये 15 के आसपास की बात है। और हम मेकअप वगैरह करने के लिए दूर दूर तक भी जाने लगे, MP तक भी गए, कई जगह हमने मेकअप किए, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। मैंने आज तक के अंदर भी मैंने काम किया, जैसे आपने एंकर्स वगैरह को देखते हो ना आप लोग, है ना, तो उनका भी मैंने हेयर स्टाइलिंग वगैरह किया। मतलब काम मिलने लग गया, अब रेफरेंसेस मिलने लग गए, हाथ बहुत अच्छा साफ होने लग गया था। और मैं नौकरी भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था सैलून के अंदर, और सैलून के साथ साथ ही मैं फ्रीलांसिंग करता था। बट कुदरत को कुछ और ही मंजूर था यार। कुदरत नहीं चाहती थी कि हम खाली हेयर स्टाइलिस्ट ही रहें। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, बिग टर्निंग पॉइंट हमारी लाइफ के अंदर आया। वो क्या था पता है? वेस्टीज, 8 जून 2016।
जून 2016, क्योंकि सपने बहुत बड़े थे। और एक चीज़ मैं बतानी यहाँ पे भूल गया, मैं इतना ड्रीमर हो गया था दिल्ली में आके, मैं चलाता था स्प्लेंडर, मेरे पास स्प्लेंडर बाइक थी। जब मैं रिटेल सेक्टर में था मैंने स्प्लेंडर बाइक ली थी। और लेकिन सपने मेरे ना लग्जरी गाड़ियों के थे। जब भी मुझे कहीं रोड साइड मर्सिडीज, ओडी या ऐसी लग्जरी गाड़ियां दिखती, उस गाड़ी के पास पता चला मुझे कोई भी नहीं है, ना ड्राइवर है ना और ओनर है, और रोड साइड खड़ी है, मैं वहां से निकल रहा हूँ, जरूर ऐसे देखता इधर उधर, कोई देख तो नहीं रहा, मैं देखता इंटीरियर देखता उसका। ये मेरी बहुत गंदी आदत थी। मैं जानबूझ के, अगर कहीं मैं इधर ऐसे रास्ते से जा रहा हूँ जहाँ GK2 वगैरह ऐसी कॉलोनी पड़ रही है, तो मैं मेन रोड से ना जाके ना मैं कॉलोनी के अंदर से निकलता। मेरी बहुत गंदी आदत थी, अगर मैं आश्रम से फरीदाबाद की तरफ जा रहा हूँ तो मैं कभी मेन रोड से नहीं जाता, मैं हमेशा NFC जो कॉलोनी पड़ती है दोनों साइड में, मैं उसके अंदर से निकल के जाता और धीरे धीरे निकलता। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, रियलिटी है। कुछ नहीं है मेरे पास स्प्लेंडर, फील्ड की नौकरी कर रहा हूँ, अलग अलग टाइप्स की स्प्लेंडर से जा रहा हूँ, लेकिन गाड़ियां देखता हूँ निकलता, यार क्या गाड़ी है यार, ऐसा बस सिर्फ सोचता रहता। और एक चीज बताऊँ, ये बात मैंने कभी किसी को शेयर नहीं करी यार, घर में ही नहीं, किसी को नहीं बताता था ये बात, बट मेरा पता नहीं क्यों इतना मन होता था कि एक बार बैठने को मिल जाए यार, एक बार चलाने को मिल जाए। एक बार को मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैंने प्लान बनाया कि यार गाड़ी चलाता हूँ किसी की, और मुझे गाड़ी चलाने का पहले से बहुत ज़्यादा शौक था। तो जब मेरी सिक्योरिटी कंपनी के अंदर नौकरी लगी थी ना, उस समय मुझे नाइट चेकर की नौकरी दी गई, जो नाइट में गाड़ियों को चेक करते हैं, सो तो नहीं रहे, ठीक है। और मुझे ना एक वैन दी गई, वैन होती है ना, वैन कार, और मुझे एक ड्राइवर दिया गया कि वो ड्राइवर रहेगा और मैं रहूँगा, रात भर हमने गाड़ियों को चेक करना है। तो मैंने उसको बोला था गाड़ी मैं चलाऊंगा, तू सो जा आराम से पीछे। तो उसने मुझे गाड़ी चलानी सिखा दी, पूरी रात मैं दिल्ली में गाड़ी चलाता और वो आराम से सोता। तो वैन से मैंने ड्राइविंग सीख ली। और उसके बाद जब एक समय पे, शायद शादी के बाद की बात है कि पहले मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जब नौकरी नहीं थी मैंने ड्राइविंग करने का मन बनाया, और मैंने यूट्यूब वगैरह पे कुछ लोगों से पूछा कि कैसे चलती है मर्सिडीज ओडी। तो मैं घर से ट्रायल देने के लिए निकला, मैंने पेपर में देख के GK2 में गया एक ट्रायल देने के लिए। जैसे ही मैं जा रहा था, मैं आश्रम के पास पहुंचा, आश्रम के आगे श्रीनिवासपुरी पड़ता है, वहां से अंदर से भी एक रास्ता जाता है शॉर्ट, जो GK2 की तरफ निकल जाते हैं। तो वहां पता नहीं मेरे सामने क्या आया, मुझे आंखों के सामने अंधेरा हो गया, मैं धड़ाक से नीचे गिरा और मेरी पैंट वैंट सब फट गई, ऐसे घुटने फूट गए, मैं वापसी आ गया। हो सकता है कुदरत को मंजूर नहीं था, क्योंकि दुर्गा मैडम भी उधर राम राम कर रही थी, यार कैसी नौकरी करने जा रहा है, बट मना नहीं कर पा रही थी वो, क्योंकि नौकरी थी नहीं। तो कह सकते हो कि ऐसे वाली सिचुएशन थी, ऐसे वाले दिन मैंने देखे, बट सपने बहुत बड़े थे। 8 जून 2016, वेस्टीज की एंट्री। वेस्टीज की एंट्री भी कैसे हुई, मैं सबसे पहले तो जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा भुवन चंद शर्मा जी के। बाद जोरदार तालियां भुवन जी। वो लगभग 2-2.5 साल से हमें बिजनेस बताने की कोशिश कर रहे थे, और वो ना कहते थे मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हें कुछ बताऊंगा, तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हें कुछ बताऊंगा। और हम गाजीपुर में रेंट पे रहा करते थे, एक रूम के अंदर, गांव के अंदर, एक छोटा सा कमरा था, वहीं पे गद्दा लगा हुआ था नीचे, वहीं किचन थी, उधर ही बाथरूम था। अब तुम बताओ, जो आदमी इस तरीके से रहता हो, किसी को घर पे बुलाएगा क्या? तो हम उनको बुलाना नहीं चाहते थे, और वो फोन पे बताना नहीं चाहते थे। वो क्या है यार, घर पे आना है, घर पे क्यों आना है घर पे यार, कैसी बात कर रहे हो तुम, हम गोली देते रहते थे। ऐसे लगभग 2-2.5 साल बीत गए। और जब वो जाते ही पीछे पड़े तो हम मैडम कहने लगे भुवन ना बड़ा अच्छा लड़का है। भुवन जी मैडम के साथ रिटेल सेक्टर में ना जॉब किया करते थे, अब से लगभग 6-7 साल पहले, बल्कि 5 साल तो वेस्टीज में हो गए, उससे भी पहले लगभग 10 साल पहले। मुझे ऐसा लगता है कि इससे अभी कितने कम समय हुआ है, कितना कम समय, ऐसी मुझे फीलिंग आती है। तो दोस्तों एक दिन फिर हम ही उनके घर गए, उन्होंने इसके बारे में बताया, उन्होंने प्रोडक्ट दिखाया नोनी। तो मुझे ध्यान में आया, नोनी प्रोडक्ट तो मेरे पिताजी ने खाया था एक बार, किसी रिश्तेदार ने दिया था, उनको पेट के अंदर बहुत प्रॉब्लम रहती थी, नोनी खा के बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो मैंने सोचा हाँ यार नोनी यार, ये तो वो है वेस्टीज है। तो तब मुझे ध्यान में भी आया, बट मैं तब भी कोई ज़्यादा सीरियस नहीं था। उन्होंने आईडी लगा दी, प्रोडक्ट दे दिए, प्रोडक्ट आ गया, अगले महीने 55 रुपये की इनकम आई। उन्होंने खुद स्क्रीनशॉट लेके भेजा, देखो तुम्हारे 55 रुपये आए हैं। अब आईडी लग गई, लगभग 1-1.5 महीना बीत गया, हम तब भी कोई ज़्यादा सीरियस नहीं थे, हमने कोई मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी। वो बार-बार बोलते थे अब मैं तुम्हें ना अपने सीनियर से मिलवाऊंगा, ऐसा बोलते थे, अब मैं तुम्हें अपने सीनियर से मिलवाऊंगा, तो तुम्हें ध्यान अच्छे से बिजनेस समझवाऊंगा, तुमने ध्यान से नहीं समझा और मुझे बताना नहीं आता, क्योंकि वो भी पार्ट टाइम कर रहे थे, वो भी उस समय ज़्यादा सीरियस नहीं थे। तो दोस्तों जब वो पीछे पड़ रहे थे तो हमने सोचा चलो यार एक बार और चलते हैं,
तो हम दोबारा से गए, बल्कि मैं अपने साथ अपने एक फ्रेंड को लेके चला गया। मैं गया, मैडम नहीं गई, मैं और अपने एक फ्रेंड को लेके गया। मैं कहा सर पता नहीं ऐसे ऐसे बता रहे हैं कोई बिजनेस है जिसमें बहुत पैसा कमा सकते हो। उनका मेरी आईडी लगा रखी है, कुछ ऐसा है कि प्रोडक्ट यूज करने हैं और किसी को बताने और बहुत पैसा कमा सकते हो। और मुझे इतना पता था, तो मैं अपने फ्रेंड को लेके गया साथ में, जो कि एफरीडी सैलून में मेरे सीनियर हुआ करते थे, राजेंद्र सिंह चौहान, के लोग जानते होंगे उनको जी। तो थैंक यू वेरी मच। तो भुवन जी ने हमें समझाने के लिए किसी और को बुला के रखा, जिनको बुला के रखा उनका नाम था पूरनचंद डबराल जी। अब मैं कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ, बड़ा यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट है। उन्होंने हमें बिजनेस बताया, कैलकुलेशन बताई, हमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई, बट उन्होंने अपनी अचीवमेंट दिखाई। और हमें ना कि आईसीआईसीआई बैंक का ना एक स्टेटमेंट दिखाया, आता ना रेड कलर का स्टेटमेंट, रेड कलर होता है ना उसमें, आईसीआईसीआई बैंक के स्टेटमेंट में उन्हें स्टेटमेंट दिखाई। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर अकाउंटेंट हुआ करते थे। 2 मई 2012 को उन्होंने ज्वाइन किया था, 2 मई 2012 में ज्वाइन किया था। और मई 2012 में उनकी सैलरी थी एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, जहां अकाउंट्स में मैनेजर थे, वो सैलरी थी 32,105 रुपए, जो 29 तारीख को ट्रांसफर हो रही है उनके अकाउंट में। और वैसे से उस महीने का पे आउट था 13 रुपए। ध्यान से सुनना, हर महीने का स्टेटमेंट दिखाते गए। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरीके से 2012 के बाद 13, 14, 15, 16, 2016 फरवरी में उनकी जो सैलरी थी वो 32,000 से पहुंच गई लगभग 53,000 कुछ रुपए, क्योंकि 25 साल की नौकरी थी। इंक्रीमेंट होते 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 वो कितनी हो गई, 53,000 कुछ रुपए। और वेस्टीज से उस महीने का पे आउट था 1,20,000। अब वो वहां भी नहीं रुके, उन्होंने फॉर्म 26AS, TDS सर्टिफिकेट, अपनी ITR, वो सारी चीज दिखाई कि इस कंपनी से मेरा इतना TDS कट रहा है और यहां से इतना कट रहा है। विदेश यात्राएं, स्विफ्ट गाड़ी मेंटेन कर रहे थे। दोस्त, अब जब स्टेटमेंट सामने है, फॉर्म 26AS सामने है, रखा हुआ है, तो उसको कैसे झूठ मारेंगे? हाँ, अगर आप नेगेटिव प्रवृत्ति के हो तो आप कुछ भी सोच सकते हो, बट जब फैक्ट्स हमारे सामने रखे हैं, डेटा सामने है, भारत सरकार कह रही है चिल्ला चिल्ला के, इस पैन नंबर पे इसका यहां से इतना TDS कटा, इतनी ग्रोस इनकम है और यहां से इतनी ग्रोस इनकम है, कैसे झूठ मान लो? और साथ में एक चीज कि यहां पर 1 रुपया भी लगाना नहीं है। उस दिन वो चीज समझ में आ गई कि जो तुम प्रोडक्ट 1 महीने से यूज कर रहे हो ना, आपको अच्छे लग रहे हैं, मकानी प्रोडक्ट तो ठीक लग रहे हैं, पर उनकी सलाह आगे देनी है। क्या करना था? सिर्फ सलाह देनी, अमिताभ बच्चन की तरह। अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हैं? सलाह देते हैं ना। अमिताभ बच्चन जी का काम क्या है? एक्टिंग करना, एक्टर है। शाहरुख खान का काम क्या है? एक्टिंग करना, एक्टर है वो कैसा भी कैरेक्टर बन सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, नाच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। आप पैसा खर्च करो, आप भी बुला सकते हो उनको नचवाने के लिए, बुला सकते हो कि नहीं? सीरियसली, वो उनका काम है एक्टिंग करना, वो एक्टर हैं। लेकिन सफल व्यक्ति है, दुनिया उनको जानती है, ठीक है। आज वो इतने सफल है, उनके पास इतना पैसा है, आज वो एक सेलिब्रिटी है, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का। कोई विमल बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई पान बहार, कोई बेच रहे नहीं बेच रहे, है ना, जंपिंग कर रहे हैं, ये लगाओ तो तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा, हो या ना होए, बेच रहे नहीं बेच रहे भाई साहब। कोई सीमेंट बेच रहा है, कोई टायर बेच रहा है, इतने सफल होने के बावजूद भी। तो मुझे ये चीज समझाई गई उस दिन कि जो काम वो कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू ज्यादा है, तो वो कुछ सेकंड के करोड़ों लेते हैं। हो सकता है आपकी फेस वैल्यू मेरी ज्यादा ना हो, बट ये जो कंपनी है, जो वेस्टीज है, ये उन सेलिब्रिटीज को पैसा नहीं देती, उन सेलिब्रिटीज को पैसा नहीं देती, वो पैसा बचा लेती है सारा, और डिस्ट्रीब्यूटर का, होलसेलर का, ये सारा पैसा बचा के ये आपको ही देती है। डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हो, आप कितनी सेल देते हो। तो मुझे ये चीज उसी दिन समझ में आ गई कि पैसा आता कहां से है, कि कंपनी पैसा क्यों दे रही है। कि वो तो बात की बात है कि नेटवर्क कैसे बनेगा, सीखना है, वो तो बात की कहानी है, किस तरीके से बनेगा, कैसे लोगों को संभालना है, कैसे लोगों को बताना है। बट ये समझ में आ गया कि पैसा आता कहां से है। तो उन्होंने एक चीज बोली कि भाई, अगर तुमने बड़ा नेटवर्क बना लिया, बनाना हम सिखाएंगे, तो तुम एक दिन इन लोगों की तरह बन सकते हो, ये जो लोग आज लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। सपने बड़े थे, गाड़ियां दिखा दी, ऊपर से लग्जरी गाड़ियां और दिखा दी, जो मेरे बड़े सपने हुआ करते थे भाई साहब।
कि ये गाड़ी ले सकते हो, कारों को दिखाई। भाई साहब मत्था खराब हो गया, नींद आनी बंद हो गई। और जिस पर्सन को मैं अपने साथ में लेके गया था ना, मैं राजेंद्र सिंह चौहान, जो मेरे सीनियर हुआ करते थे एफिनिटी सैलून में, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। उन्होंने आईडी उसी समय लगा ली, हैंड टू हैंड। मेरे को लग रहा है कि 1.5 महीने पहले उन्होंने आईडी उसी समय लगा ली। और उस दौरान, उससे जिस दिन आईडी वेस्टीज में लगी 8 जून, मात्र 10 दिन पहले हम दोनों ने, मैंने और राजेंद्र सिंह चौहान ने वीएलसीसी इंस्टीट्यूट के अंदर एक कोर्स स्टार्ट किया था दोबारा से ऑलराउंडर बनने, क्योंकि मैं वहां पे भी टॉपर बनना चाहता था। ठीक है, एक कोर्स किया था मैंने मेकअप आर्टिस्ट का, और राजेंद्र सिंह चौहान जी ने हेयर डू बनाने का, जूड़े बनाने का। हालांकि वो 12-13 साल पुराने हेयर स्टाइलिस्ट थे, बट वो जूड़े नहीं बनाते थे। हम चाहते थे कि बड़े लेवल पे काम करना है तो काम हमें अच्छे से आना चाहिए। बेशक हम लोगों से काम कराएंगे, बट हमें आना जरूर चाहिए। ठीक है, तो हमने वो कोर्स स्टार्ट किया, 10 दिन हुए थे, लगभग 10,000 रुपये हमने एडवांस में दिए। और दोस्त, जिस दिन वो प्लान देखा है, रात को लगभग 9, साढ़े 9 बज रहे होंगे। वो अपने सैलून से आए थे, मैं अपने सैलून से आया था। उस दौरान हम अलग अलग सैलून में नौकरी कर रहे थे। तो दोस्त, वो दिन है और आज का दिन है, हम उस इंस्टीट्यूट में नहीं गए। अगले दिन से वीएलसीसी इंस्टीट्यूट से फोन आने लग गया कि क्या हुआ केडी, तू कहाँ चला गया, राजेंद्र जी तुम बड़ा अच्छा कर रहे थे। वो फिर हमसे बड़ा खुश थे क्योंकि हम ऑलरेडी पुराने हेयर स्टाइल हो चुके थे और फिर जाके वहाँ कोर्स कर रहे थे। हमसे बच्चे भी खुश रहते थे वहाँ के नए नए। तो तुम्हें क्या हुआ? तो एक्चुअली हम उस दौरान तुरंत रिसर्च करना हमने चालू कर दी, इस बिजनेस की रिसर्च करना चालू कर दी। और हम इतने हर समय 24 घंटे, भाई रात को ले सुबह ले, भाई ये करेंगे, ऐसे करेंगे, अपने पास भी गाड़ी होगी, ये होगा वो होगा, हम सिर्फ यही बातें करने लगे। और हमें ना एक किताब बताई गई, बिजनेस स्कूल। कौन सी? बिजनेस स्कूल। वो पढ़ी हमने 3 से 4 दिन के अंदर अंदर। कितने लोगों ने पढ़ी है? 5% लोगों ने। बाकी ने क्यों नहीं पढ़ी? यही तो गड़बड़ है। ये बिजनेस ना हमें सडनली मिलता है ना। एक बंदा आता है, एक बैग लेके, कार बुक लेके, 10 कहानियां सुनाता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं। कुछ पॉजिटिव लोग, उनको लगता है कि हाँ, खोने को तो कुछ भी नहीं है, पाने को तो बहुत कुछ है, तो लोग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फैक्ट्स नहीं जानते। अभी दूसरे ने बताया था, किसी और पर्सन ने बताया था, आपने खुद नहीं पढ़ा। जिस चीज का आप खुद एहसास कर लेते हो ना, और अपने माइंड से पढ़ते हो, अपनी आंखों से देखते हो, तो उस पर आपको ज्यादा विश्वास होता है। अभी तक दूसरे ने बताया था, और वो भी सिर्फ 20-25 मिनट तक बताया था, कुछ ज्यादा चीजें नहीं पता। फिर होता क्या, फील्ड में निकलते हैं, आगे से नेगेटिविटी आती है, बस लोग निपटा देते हैं। हेलो, होता कि नहीं होता? इस बिजनेस के अंदर 95% लोग पहले 2 महीने में छोड़ देते हैं। अगर मैं एक शब्द बोलूं यहाँ पे, उनकी बाल मृत्यु हो जाती है पहले 2 महीने में। सिंपल। अभी तो आए ही थे वो, अभी पैदा ही हुए थे, निकल लिए। उसका रीजन यही है। देखो, ये बात अलग है कि ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है कि जो सडनली मिलता है, अचानक से मिलता है। बाकी हर जगह हम पढ़ाई करके, सोच समझ के तब जाते हैं किसी सेक्टर के अंदर, बट ये सडनली मिलता है हमें। तो हमारे पास इसकी एजुकेशन नहीं होती। तो बट हमें एक चीज बताई कि भाई पहले अच्छे से सीखना है, अच्छे से इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तब फील्ड में उतरना है। तो दोस्त, बिजनेस स्कूल किताब पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, बल्कि पढ़ी क्या, उसको समझा। अब नेगेटिव वीडियो चाहे कितनी मेरे सामने क्यों ना आ जाए, यूट्यूब पे जाऊं तो भाई साहब नेगेटिव ज्यादा मिले। आज भी मिलता है, तब भी मिलता था, हमेशा नेगेटिव होता है। और लोगों को नेगेटिव ज्यादा अच्छा लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव ना। न्यूज देखो तो 24 घंटे नेगेटिव है। सुबह सुबह आप 2 घंटे सत्संग सुन लो और 10 सेकंड के नेगेटिव न्यूज देख लो, कौन सी याद रहेगी? नेगेटिव। सिंपल सी बात है। बट मुझे एक चीज पता थी, 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है फैक्ट्स और एक होता है ओपिनियन। एक डेटा होता है, एक होता है किसी की सलाह। हेलो, किस पे विश्वास करना चाहिए? डेटा पे। सलाहें सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन फैक्ट सबके लिए बराबर होते हैं, एक होते हैं, वो डेटा है। तो मुझे किस पे विश्वास था? डेटा पे। हेड ऑफिस विजिट किया। अब कितने लोगों ने अपने हेड ऑफिस विजिट किया है? मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कोविड को लेके तो बंद था, अंदर से हो सकता है एंट्री ना हो, लेकिन बाहर से कितने लोगों ने देखा है कि ये मेरा हेड ऑफिस है, यहां से ऑपरेट हो रही है कंपनी, जहां आपने जीविका लगाई हुई है, जहां आप जीवन बनाना चाहते हो, जहां से पैसा कमाना चाहते हो, जहां से आपके बच्चे पलेंगे, जिस इनकम से किस स्कूल के अंदर आपके बच्चे पढ़ेंगे वो तय होगा, उसको आपने देखा ही नहीं। क्यों? कहां से ऑपरेट होता है, कहां मैनेजमेंट बैठता है। लेकिन हमने देखा, हमने 2-3 दिन के बाद ही शायद हम गए होंगे, हमने विजिट किया, कहाँ कंपनी है, ब्रांच पे,
किताब पढ़ी, उसी के साथ दूसरी किताब भी पढ़ी, 21वीं सदी का व्यवसाय, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये स्टडी करने के बाद, ये डेटास देखने के बाद हमने लगभग 4-5-6 दिन हमें लगे होंगे, हमने फाइनली डिसीजन ले लिया अब अपना करियर हम इस बिजनेस के अंदर बनाएंगे। एज ए करियर हमने एडॉप्ट किया मात्र 5-6 साल के लिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा दोस्त, जिस इंसान ने 10-12 साल बहुत बुरे दिन देखे हों, जिस इंसान ने 4-5 साल तक गांव में ये भी पता नहीं लगने दिया कि नौकरी मेट्रो में कहाँ है, चुप चुप के नौकरियां कर रहा हो, सिर्फ 3 लोगों को ही पता है। मतलब वो जब किसी को छुपाते हैं ना बड़ा कष्ट होता है, फिर वो कष्ट बढ़ता ही चला जाता है, और हमारे साथ ना होता ही चला गया। वो गांव में मुझे बोलते थे भाई नौकरी कैसे चल रही मेट्रो में। मतलब जिस इंसान ने इतने बुरे दिन देखे हों और ऊपर से साला लव मैरिज और कर ली, ऐसा ताना मारते थे ना भाई घर वाले और रिश्तेदार, ऐसा जो बहुत अपने थे ना खास, वो बोलते थे भाई साहब कि तेरा बेटा ना तुझे डुबाया गया एक दिन, ऐसी सी बातें बोलते, बड़े दिल के अंदर ना बहुत ठेस थी। और उन लोगों ने बुरे दिन देखने के बाद फिर एक कोर्स किया, ध्यान देना, फिर एक कोर्स किया, और वो कोर्स करने के बाद सेटल होने वाले थे। अब लगने भी लगा उनको कि हाँ, मुझे खुद लगने लगा अब जिंदगी बन जाएगी, मैं भी एक ब्रांड बना दूंगा सैलून का, बड़ा ब्रांड भी नहीं बना तो गाड़ी भी आएगी और एक दिन अपना घर भी होगा नोएडा दिल्ली के अंदर। ऐसी फीलिंग थी, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल, एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट था। एक हेयर कट में मैं 1500 रुपए करता था, सीरियसली, इस लेवल की नौकरी थी। अब लाइफ सेट होने वाली है, प्रोफेशन क्या है, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, अच्छे लेवल का, जान पहचान बढ़ रही है, मीडिया में जान पहचान बढ़ रही है, लेकिन सडनली वेस्टीज। अब आप बताओ, निर्णय लेना आसान है कि मुश्किल है? लोग साला फिर निर्णय क्यों नहीं ले पाते? मैं जानता हूं ऐसे कितने लोगों को जो पिछले 3 साल से कर रहे हैं, 2 साल से 1.5 साल से कर रहे हैं, उनको आज भी नहीं पता कि वेस्टीज ही करना है या नौकरी करनी है। कैसे होगा? फिर लोग कहते हैं अचीवमेंट नहीं हो रही। क्यों होगी अचीवमेंट? अंदर तो डर है, आज भी क्लैरिटी नहीं है भाई, जो सोचते हो वही मिलता है। एसपीसी अटेंड करिए आप, आपने बहुत लोगों ने, जो मन के अंदर विचार चल रहे हैं, जो चीज आप सोचते हो वो चीज अपने आप मिलती है। सिंपल, सोच के रहो, डर सोच के रहो, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, बिलीव नहीं, इंडस्ट्री में फेथ ही नहीं है। एवरीथिंग इज फेथ, विश्वास ही सब कुछ है। जब विश्वास होता है ना आपको इंडस्ट्री पे, अपने आप पे, अपनी कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट पे, आपकी चाल अलग होती है, फेस के एक्सप्रेशन अलग होते हैं आपके, थैंक यू, आपके शब्द अलग होते हैं, विश्वास वाली चाल अलग होती है। होती कि नहीं होती भाई? सिंपल। अब विश्वास होता नहीं है, लोग निर्णय नहीं ले पाते, अब फिर कहते हैं मुझसे नहीं हो रहा, या मुझे इतने दिन हो गए, मैं ही क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ये अचीवर क्यों बन गया, ये जल्दी क्यों सफल हो गया। भाई कुछ तो था। अब कई लोग मुझसे पूछते भाई ऐसा क्या हुआ, क्या करा 5 साल में इतनी बड़ी अचीवमेंट, तुम्हें पहले अनुभव भी नहीं था। तो आज आपको बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया। डिसीजन, फाइनल डिसीजन, आगे कुआं पीछे खाई। कामयाब होना इस बिजनेस के अंदर मेरी मजबूरी था। और मजबूरी क्यों था? छोटा भाई बीएसएफ के अंदर चला गया, उसकी नौकरी लग गई थी अब से लगभग 12 साल पहले। घर का फाइनेंस मिनिस्टर मैं था, उसके पास 2 एटीएम कार्ड थे, मेरी तो नौकरी ऐसी रहती थी छोटी मोटी। उसके बाद 2 एटीएम कार्ड थे, एक वो अपने पास रखता था, 1500 या 2000 रुपए निकालता था बस वो अपने पूरे महीने कुछ खर्च के लिए, कई बार वो भी नहीं खर्चा करता था, वहां तो अंदर रहते हैं। और किसी से लेना है, देना है, जो भी कुछ करना है घर में, खेत के अंदर डाई डालनी है, यूरिया डालना है, वो कोई केमिकल लाना है, किसने करना है, देखना है सब मैं। अब से लगभग 15 साल पहले से मैं घर संभालता हूँ। कुछ नहीं पता पेरेंट्स को कहां से आता है, कहां से जाता है। और उस जिसने इतने बुरे दिन देखे, घर संभाल रहा है, घर का फाइनेंस मिनिस्टर वो, और मेरे घर वालों को, मेरे पेरेंट्स को ना, मेरी मम्मी को इतना विश्वास था, मेरे भाई को, छोटे रियल ब्रदर को इतना विश्वास था, जो करेगा ना यार अच्छा करेगा। उनको भी ऐसा लगता था एक दिन कुछ बड़ा करेगा यार, वो इतने खुश रहते थे।
हमेशा अपनी इच्छाएं पूरी करी, लव मैरिज करी, फिर भी घर वालों को फेथ था ये करेगा, कुछ करेगा। अब ऐसे में निर्णय लेना मेरे लिए आसान था? सोचो, आसान नहीं था। डिसीजन ले लिया मैंने, घर बात करी, भाई से बात करी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, एक सिस्टम है यार, ऐसे ऐसे कुछ कंपनियां होती हैं और ऐसे ऐसे एक इंडस्ट्री है, ऐसे पैसा आता है और शायद भाई बहुत बड़ा हो सकता है। कुछ नहीं बोला उसने, पता क्या बोला? भाई जो करेगा तू बढ़िया कर रहा है। सोचो, मेरी वाइफ कुछ नहीं बोला, जो करोगे तुम बढ़िया ही करोगे। हम दोनों ने कोर्स साथ में किया, सुनो, और हाँ बेटी हो गई उस दौरान हमारे 2015 में, लगभग 8-9 महीने की बेटी रही होगी, एक साल की। हाँ सोचो, बच्चे हो गए अब तो हैं। छोटे भाई के 2 बच्चे थे उस दौरान, 3 बच्चे, जॉइंट फैमिली। तो निर्णय लेना आसान था? पता है आसान नहीं है बदलना। इंसान तब बदलता है जब मजबूरी होती है। बदलाव आसान नहीं है, इंसान तब बदलता है जब मजबूरी होती है। अभी मैं आपको बोलूं लेफ्ट हैंड से लिखो, नहीं है। बुरा मत मानना अगर सीधे हाथ में कुछ हो गया तो 10 दिन बाद देखो क्या चलता है तुम्हारा उल्टा हाथ। मजबूरी में इंसान बदलता है भाई। अब हमारे लिए क्या था? मजबूरी। बोल दिया कि अब इसमें ही करना है, और सबसे पहले रिश्तेदारों को इस बिजनेस को बताया, जो मेरे नजदीकी फ्रेंड थे, नजदीकी अपने घर के थे, उनको बताया। सबने मना कर दिया, कोई नहीं आया। अपने बहुत नजदीकी कुछ खास को बताया, उन्होंने मना कर दिया। फिर मुझे कुछ लोग मिलने लग गए, मैं उन लोगों के साथ बिजी हो गया, फिर उनके साथ काम करना चालू कर दिया। सोच लिया भाई करके ही दिखाना है। लोग ताने मारने लग गए, रिश्तेदार फिर बोलने लगे, घर वालों को देखे, फिर किसी ने चेंज कर दिया। अब बताओ, कामयाब मुझे होना था कि नहीं होना था? सिंपल। क्या आपके साथ ऐसी सिचुएशन है नाकामयाब हुए तो? अगर कामयाब ना हो तो सुसाइड करनी पड़ेगी? है ऐसी सिचुएशन आपके पास? मेरे पास ऐसी थी। लोग कहते हैं ना हो रहा, अबे इसलिए नहीं हो रहा। आज भी डाउट्स है। तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। रास्ते खत्म कर दो। कामयाब होना मजबूरी बन जाए आपकी, सफलता कैसे नहीं मिलेगी यार? 100% जरूर मिलेगी। तो मेरे केस में आप कह सकते हो कि ये बहुत बड़ी चीज थी जिसकी वजह से कामयाबी मिली, क्योंकि करना ही करना था, मजबूरी थी। अगर मैं बात करूं तो मेरे मम्मी पापा, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मेरे पेरेंट्स के लिए। ये हमारा गांव का पुराना घर था, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा सही से, है ना? पुरानी फोटो है। और ये मेरी बड़ी सिस्टर, ये छोटी सिस्टर, और ये मेरा छोटा भाई, और ये हैंडसम जो लग रहा हूँ मैं हूँ, वैसे बैठा है ना। और पीछे बिलीव नहीं कर रहा हूँ, ये किचन थी, ये कच्ची थी, इसमें प्लास्टर नहीं था, ठीक है। ये सरसों पड़ी है। गांव में क्या होता था पहले ना, सरसों बोते थे थोड़ी सी गेहूं के अंदर, है ना, और उसको काट के घर में ले आते थे। घर में उसे ऐसे कूट के ना सरसों निकलती थी, और मतलब ये 15 या 20 लीटर ना घर का ऑयल हो जाता सरसों का, पूरी साल चलता था। ये वो सरसों है। और ये मैं ऐसा हैंडसम दिखता था उस दौरान, जब मैं लगभग 10th में रहा हूँगा, इस तरीके का था। और 5 जनवरी 2005 जब मैं दिल्ली आया, और वन मोर टर्निंग पॉइंट, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है यार मेरी लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बजाना तालियां। आज टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, बिग टर्निंग पॉइंट, जो 8 जून 2016 को वेस्टीज मिला। वेस्टीज के लिए तो बजाना टॉप के। थैंक यू ऑल टू कम अवर लाइफ। सिद्धार्थ जी, तालियां जाओ। ये वो भुवन चंद शर्मा जिन्होंने हमारी आईडी लगाई, जिन्होंने फंसाया हमें। ये पूरे कप्तान की, संतोष जी, दूसरी कप्तान की। और वन डिसीजन चेंज अवर लाइफ। मैंने वेस्टीज बिजनेस को स्टार्ट किया 8 जून 2016 को, और तब मैं, ये देखो मैं हेयर कट कर रहा हूँ सैलून के अंदर, ये मेकअप, ये था, ये अब हूँ। ये प्रोफेशन बाद में बना, ठीक है, लेकिन मेरा प्रोफेशन क्या था? ये वाला था। और दोस्त, ज्वाइन करने के बाद मैंने टारगेट लिया कि 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीना करना है। कितने लोग लेते हैं टारगेट ऐसे वाला?
दिल से लेते हो क्या? जब किसी को बताते हो तो ये डर लगता है, अंदर से थोड़ी ऐसी आवाज आती है, यार बता तो दिया, कहीं ऐसा ना हो ना हो। देखो झूठ मत बोलना, आती आवाज नहीं आती? यस जोर से बोलो, आती है ना? यस आती है ना? यस इसीलिए तो नहीं हो रहा। अबे इसीलिए तो नहीं हो रहा, विश्वास फेथ है ही नहीं। नहीं आनी चाहिए भाई, नहीं आनी चाहिए। मेरी पहले महीने की इनकम 55 रुपए थी और मैंने अपना टारगेट बनाया था ना, मेरे साथ आगे लगाया हुआ है वो, अच्छा आगे, मैंने टारगेट बनाया था कि 1 साल में 1 लाख करना है। और 2-3 महीने के बाद एक किसी की सेमिनार थी यहाँ पे, मर्सिडीज ली थी उन्होंने, और उस मर्सिडीज के साथ रेड कलर की मर्सिडीज थी, GLA 220D। मैंने उसके साथ अपना फोटो खिंचवाया और उस फोटो को मैंने अपनी फाइल के अंदर लगाया और हर किसी को बताता था, देख भाई आज तो इनकम 55 रुपए है। बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता था, देख भाई आज तो 55 है, और ये देख एप्लीकेशन, मतलब लाइव दिखाता था, ये देख भाई नेट ऑन किया, आज 55 है, और ये देख ये संतोष यादव जी हैं, ये सिद्धार्थ जी हैं, ये है, इनकी भी पहले महीने की इनकम ऐसी ही थी। भाई देख सेम फॉर्मेट है ना? बोला हाँ सेम है। बोला ये देख अब इनकी इतनी है, 1 साल बाद इनकी इतनी इतनी हो गई, 2 साल बाद इतनी हो गई, 3 साल बाद इतनी हो गई। जब ये कर सकते हैं, 4 साल में 4 लाख कमा सकते हैं, तो भाई तेरा भाई नहीं कर सकता क्या? तो मैं ये बोलता था भाई आज तो 55 है, भाई 1 साल के अंदर, ठीक 1 साल के अंदर गारंटी ले रहा हूं 1 लाख करके दिखाऊंगा। कॉन्फिडेंस, फेथ था मुझे, किस पे? इंडस्ट्री पे, प्रोडक्ट पे, वेस्टीज पे। क्यों? बिजनेस स्कूल पढ़ी थी, 21वीं सदी का व्यवसाय पढ़ी थी, हेड ऑफिस देखा था, कमाने वालों को देखा था, स्टेटमेंट आंखों से देखी थी, तो डर क्यों? और डेटा मुझे पता था, मुझे पता था कि इस इंडस्ट्री के अंदर गिने चुने लोग काम करते हैं, गिने चुने। पिछली साल का डेटा यार, तब तो और कम था, पिछली साल का FDSC का डेटा है, लगभग 70 लाख लोग काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में। क्या कह रहे हो? गलत बोल गया आज? वेस्टीज में 2.5 करोड़ है, मैं 70 लाख बोल रहा हूं। अरे भाई वो सिर्फ ज्वाइन है, काम नहीं करते थे। मैं काम करने वाले की बात कर रहा हूं, जो ऐसे करियर काम करते हैं इस बिजनेस के अंदर। वो सिर्फ ज्वाइन है, वो आपको दुखी करने के लिए है। वो ये कहते हैं मैंने भी किया था, वो है, देख मैं भी ब्रोंज था, वो है, उनको छोड़ो, चक्कर मत पड़ो तुम भाई। मुझे पता था पूरा भारत खाली है, किसी कुछ ना पता। मुझे पता था तो कानून बनने की बातें हो रही है। 2016 सितंबर में तो गाइडलाइन बनी थी हमारे सामने, मतलब तो गाइडलाइन बनी है, कानून तो बनेगा 2-4 साल के बाद, क्योंकि भारत है, यहाँ ऐसे होता है। यहाँ पहले चीजें चलती है 15-20 साल, तब कानून बनते हैं, है ना? और दूसरी कंट्रियों में कई जगह ऐसा होता है कि पहले कानून बनते हैं तब चीजें स्टार्ट होती हैं। जब इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई ना, उसी समय चाइना में स्टार्ट हुई थी, उसी दौरान, और चाइना ने आज यूएसए को बीट कर दिया। लेकिन चाइना के अंदर उस दिन पहले कानून बना, तब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई। यहाँ आज कानून की बात हो रही है, हेलो, और बीट कर दिया चाइना ने। तो ये डेटा जब थे मेरे पास, तो उनकी वजह से क्या था मेरे पास? विश्वास, फेथ। जब विश्वास होता है तो आपकी चाल, आपके शब्द, फेस के एक्सप्रेशन अलग होते भाई। समझो आप, हम सेल्स के बिजनेस में किसी को कुछ देते हैं, किसी को कुछ बताते हैं सामने बैठ के। और एक चीज बताऊं, जब आप किसी को प्लान दिखा रहे होते हो ना, और आपके सामने कोई पर्सन बैठा है, जो चीज घर से लेके जाओगे ना, अगर आप डर लेके जाओगे ना, तो डर ही देके आओगे उसको। इसीलिए ज्वाइन नहीं हो रहा, इसीलिए वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, क्योंकि डर लेके गए थे, डर देके आए हो। जो आपके इनर में, जो अंदर चल रहा होता है, वो ही ट्रांसफर होता है। अब तुम लोग ट्रांसफर क्या कर रहे हो? डर। हेलो, बट ट्रस्ट मी, मेरे अंदर ये नहीं था, डेटा था। अरे मात्र कुछ लोग काम कर रहे हैं, जाते क्या करेगा, मना कर देगा, नहीं आएगा, दुनिया खाली पड़ी है यार, कलो किसी और को बताऊंगा। लोग कमी नहीं है, अनुपात का नियम पढ़ लिया था, सवाल ही जवाब है किताब के अंदर कि अनुपात का नियम भी काम करता है। 10 को बताओगे तो हो सकता है 7-8 लोग आपसे मिलने को हाँ करें, हो सकता है 4-5 लोग मिले, हो सकता है 1-8 ज्वाइनिंग लगे, 2 ज्वाइनिंग लगे। ये अनुपात का नियम काम करता है हर चीज के अंदर, होता नहीं होता? तो मुझे पता था अगर 10 ज्वाइनिंग करानी है तो कितनों को प्लान दिखाना है, कम से कम 100 को प्लान दिखाओ भाई।
सिंपल सी बात है। तो मैं एक पे क्यों रुकूं? फर्क ही नहीं पड़ता, लोगों को कमी नहीं है। अब मुझे एक चीजों पता थी डेटा कि आज तेरी टीम के अंदर 20-30 लोग ज्वाइन हो गए, अगर इनमें आधे भी नहीं करेंगे, कम से कम इनके 100 लोगों को तो जानते ही हैं, इनसे जबरदस्ती 100 के नंबर ले लूंगा। सिंपल। आगे मेरे पास 500 नंबर, 1000 नंबर, अरे 1000 को कॉल करने लग जाऊंगा, एक एक करके भी करूंगा, तब मुझे 10 लोग मिल जाएंगे मेरे जैसे। क्या दुनिया के अंदर मैं अकेला हूं जिसने लखपति बनना है? बट लोग लोगों तक नहीं जाते, 4 कोई बताते हैं, बस कहानी खत्म, है ना। हम कहते हैं ना हमारे बिजनेस के अंदर में कितने लोग चाहिए कामयाब होने के लिए? कितने चाहिए? कितने चाहिए? लेकिन 6 लोग ऐसे चाहिए जो आपके जैसे हो। वो 6 लोग ऐसे चाहिए, इसमें एक शब्द और जोड़ता हूं मैं, 6 लोग ऐसे हो जो अपने बिजनेस को खुद मैनेज करें। सिंपल। आपने, अच्छा एक चीज और, आपने पता है काम कब तक करना है इस बिजनेस में? बता दूं आज? यस। कब तक करना है ना? कई लोगों को सवाल होगा जी कब तक करना है? तब तक करना है जब तक आपके 6 लोग अपने बिजनेस को खुद से मैनेज ना करें। सिंपल। तब तक करना है। तो मुझे पता था यार पूरी इंडिया में 138 करोड़ जनसंख्या, मुझे 6 नहीं मिलेंगे क्या? सोचो, सोचने वाली बात है यार, जबरदस्ती रूल निकाल लूंगा। पर लोग पता क्या करते हैं? लोग टोटली प्लान 6 को दिखाते हैं, और 6 को भी कहां दिखाते हैं? 3 तरीके के प्लान होते हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1 होता है प्लान दिखाना, जिसको हम प्लान दिखाते हैं। क्लियर साहब? एक होता है रिवर्स प्लान। एक तो होता है आप प्लान दिखाने जा रहे हो, और एक होता है रिवर्स प्लान। रिवर्स प्लान मतलब आपने बताया कि इतनी चीजें हैं इस बिजनेस को करने के लिए, ये बिजनेस इसलिए करना है, और वो आपको बताएगा क्यों नहीं करना है। होता नहीं होता? वो है रिवर्स प्लान। बोला तू इसे इसलिए छोड़ दे, होता है ना। और एक तीसरा प्लान होता है मन मन में प्लान। वो कैसा होता है मन मन में प्लान? आपने किसी को ज्वाइन कराया, ठीक है, और 2-4-5 दिन के बाद दोबारा फोन करा, हाँ जी चलो स्टार्ट करें, प्रोडक्ट ले लिया आपने, चलो बताए, लिस्ट बन गई। वो कहता है यार नहीं सर मुझसे नहीं होगा, या मतलब तो किसी को बताया नहीं, कहता नहीं नहीं मेरी कोई सुनेगा ही नहीं पहले ही, या ऐसा मन में सोच रहा हो मैं तो कोई सुनेगा ही नहीं, या आपसे कह रहा है। आपने बोला कि भाई ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? बोला नहीं नहीं मैंने सोच लिया, मैं उसको बताऊँ वो मना कर देगा, उसको बताऊँ वो मना कर देगा, और उसने मन में पहले ही सोच लिया, पहले प्लान दे लिया, उसे कहते हैं मन मन में प्लान। तो लोग पता क्या करते हैं भाई साहब, ज्यादातर लोग तो मन मन में प्लान दे लेते हैं। हकीकत है। तो कहां से मिलेंगे 6 लोग? अरे भाई यार रेगुलर निरंतर रोज प्लान दिखाने पड़ेंगे तब लोग मिलते हैं। समझा पाया? यस। समझा पा रहा हूं? यस। यस। तो दोस्त मैंने टारगेट लिया 1 साल में 1 लाख करना ही करना है, करना ही करना है। दोस्त वही हुआ। अगर मैं बात करूं अर्ली डेज, लोग कहते हैं भाई साहब, कई लोग कहते हैं पता नहीं कैसे हो गया, लीडर मिल गया, तुक्का लग गया। भाई दिन रात मेहनत करी, और मैंने शुरू में ना 4 महीने इसको पार्ट टाइम किया था, 4 महीने पार्ट टाइम किया था मैंने। और मैंने कसम खाई थी कि सलून से निकल के मैं 8:30 बजे निकलता था कि घर नहीं जाऊंगा, किसी दूसरे घर जाऊंगा। अगर अपने घर जाके बीवी के हाथ की चाय पीऊंगा कुछ नहीं मिलेगा, और दूसरे घर जाके चाय पीऊंगा तो बहुत कुछ मिलेगा। तो ये चीज मुझे समझ में आई थी। तो मैंने स्पेयर टाइम बिल्कुल नहीं किया, पार्ट टाइम रेगुलर निरंतर किया, हर रोज प्लान दिखाए, और 4 महीने। ये देखो ITO की CNT सुनी है आप लोगों ने? सुबह भाई साहब 7:30 बजे मिलता था मैं वहीं सुबह, कभी मिस नहीं करी, कभी मिस नहीं करी भाई साहब। इस तरीके से ये देख लो, कंधे टाइट लगी है, कंधे बैग है, कोट पहन के। कई लोग आए होंगे बाइक से, आए बहुत सारे लोग आए हैं बाइक से, बहुत लोग बाइक लेके आए होंगे जी, और यूनिफॉर्म पहन के आए होंगे, कोट ही पहन रखा होगा, ऊपर ही बैग टंग रहा होगा। अच्छा लगता है? नहीं ना। और फिर आप ही की बगल से निकलता है वेस्टीज का कार अचीवर। यहाँ से निकलेंगे, अभी शाम को जब यहाँ से निकलोगे ना, आप साइड में खड़े होगे और आपकी बगल से बहुत सारे कार अचीवर निकल रहे होंगे। गुस्सा आएगा ना? चिड़न होती है ना? होती है ना चिड़न? जोर से बोलो, होती है? तो इसीलिए तो नहीं हो रहा, चिढ़ रहे हो उनसे। अरे उनको थैंक यू बोलो, तुम्हें प्राउड होना चाहिए, तुम्हें गर्व होना चाहिए। भाई वो भी पहले बाइक पे चलता था, आज गाड़ी लेके जा रहा है। ये देख भाई, जब ये लेके जाता था, बाइक पे जाता था, आज गाड़ी में जा रहा है, एक दिन मैं भी इसी पैरलाल भवन अपनी गाड़ी से आऊंगा। ऐसा सोचना चाहिए आपने यार। तो आज गाड़ी
आज गाड़ी अचीवर्स पे इतने सारों को आप देख रहे हो, लेकिन उनके कंधे पे भी ऐसा ही बैग और ऐसी टाई होती थी। हेलो, रिलेट कर पा रहे हो? यस, ऐसे ही किया हम लोगों ने भी इसी प्यारेलाल भवन में जब मैं सिल्वर डायरेक्टर बना था। यही जब मैं गोल्ड डायरेक्टर था, ये है वो राजेंद्र सिंह चौहान जी जिनको मैं साथ में ले गया था पहला प्लान दिखवाने के लिए। यस। और अचीवमेंट की बात करूं तो मेरी पहले महीने की इनकम यहाँ से 55 रुपये, जो मैं आपसे बता रहा हूँ तब से फर्स्ट मंथ की इनकम थी मेरी ये जुलाई 2016 की। और टोटल इनकम फ्रॉम वेस्टीज प्रोफेशन से मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 2016-17 ये मेरी हाईएस्ट इनकम थी। और मैंने टोटल यहाँ पे लगा रखी पूरे साल की। पहली साल पूरी इनकम कितनी? 93,000 पूरी साल 93,000 इनकम थी। अब अगली साल इंक्रीमेंट देखो भाई साहब, 93 से 10 लाख। किसी इंडस्ट्री में हो सकता है क्या? पॉसिबल है? यस, ये व्यापार में ही पॉसिबल है। व्यापारी ही इतना बड़ा इंक्रीमेंट कर सकते हैं। क्लैरिटी हो रही है? यस, हमें गर्व है, प्राउड है कि हम वेस्टीज सिस्टम के साथ हैं। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। 18-19 में रही 44 लाख, 19-20 में रही इतनी, और 20-21 में रही 1 करोड़ 3 लाख रुपए, और 21-22 चल रहा है। मुझे लग रहा है मैंने अभी लिखा ही नहीं है। मैंने सोचा अगली साल लिख दूं एक बार, नहीं कई लोग कहेंगे यार मजाक तो नहीं कर रहे। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो यहाँ से टोटल 244 है, मुझे लग रहा है अब तक 3.25 करोड़ के आसपास हो गई होगी, ज्यादा ही। हाईएस्ट मेरा प्राउड एक महीने का 10,85,000 रुपये। ये मेरी कोई औकात नहीं है भाई। अभी फोटो दिखाई थी, मैं तो मुझे आते हैं बाल काटने बड़े अच्छे से। मैं आज भी रिबॉन्डिंग बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, मैं ब्लो ड्रायर बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं कर्ल बहुत अच्छे बना सकता हूँ। मैंने सीखा वो है, प्रोफेशन मेरा वो है। वो बात अलग है कि इस बिजनेस में आने के बाद डिमांड थी इस बिजनेस को सीखना, स्टेज पे खड़ा होकर बोलना सीखना। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पे सिखाया जाता है। अप्लायंस ग्रोथ हमें सिखा रहा है, बशर्ते आप सीखने के लिए तैयार तो हो। लोग तैयार ही नहीं, फेथ ही नहीं होता। तो दोस्त आगे अगर मैं विदेश यात्रा की बात करूं, आम इंसान सिर्फ सोचता रहता है, मैं भी ऐसी सोचता था। देखो मैं ड्रीमर तो बचपन से था, ये तो आज आपको पता चल गया होगा, है ना। तो जब मेरी फील्ड की नौकरी होती थी, मैं कई बार दिल्ली से गुड़गांव जाता था ना, तो रास्ते में एयरपोर्ट पड़ता है। यस। मेरे पास स्प्लेंडर बाइक हुआ करती थी, और जब तक मुझे प्लेन ना दिख जाए ना, लैंड करता हुआ टेक ऑफ करता हुआ, तब तक निकलता नहीं था वहां से। और मैं बड़ी स्लो चलता था, शर्म भी आती थी, कोई क्या कहे, कोई टोक ना दे, कोई पुलिस वाला ना जाए। बट भाई मैं जिद्दी था, मैं देख के ही निकलता था। और सोचता था यार कब बैठूंगा, कब इस लायक होऊंगा, कैसा होता होगा, कितना मजा आता होगा। ये चीज सिर्फ सोचता था। एक चीज बताऊं दोस्त, मिडिल क्लास सोचता ही रह जाता है। वेस्टीज में आता था, पता नहीं कब मौका मिलता, बट वेस्टीज ने वो भी दिया। पहली विदेश यात्रा में कभी इंडिया में कहीं नहीं घूमा भाई साहब। हमारे गांव के नजदीक पड़ता, लगभग 150-200 किलोमीटर होगा हरिद्वार हमारे गांव से। और ट्रस्ट में, मुझे भी पता शायद लोग विश्वास करें या ना करें, बट चलो बोल ही देता हूं, मैं कभी अपने पूरा जीवन हरिद्वार नहीं गया वेस्टीज से पहले। हाँ अब तो खैर कोई, हम तो घूम रहे हैं हर जगह पर, नेटवर्क है, जहां मर्जी चले जाओ। बट मैं वेस्टीज से पहले कभी हरिद्वार तक नहीं गया। ट्रस्ट मी, कहीं नहीं गया। शादी होने के बाद कहीं घूमने नहीं गया, कभी समुद्र नहीं देखा, गोवा तक नहीं गया, पैसे नहीं, रोकड़ा ही नहीं, कहाँ जाओ। शादी से पहले एक बार ताजमहल देखने गए थे, वो रात को 3 बजे ट्रेन पकड़ी थी, नहीं सॉरी 11-12 बजे ट्रेन पकड़ी थी यहाँ से निजामुद्दीन से। सुबह 3-4 बजे पहुंच गए, स्टेशन में सोए 2 घंटे, और ताजमहल देखा, लाल किला देखा, और शाम को वापसी घर पहुंच गए। एक बार सिर्फ ताजमहल देखने के लिए ऐसे गए थे, मैं और दुर्गा मैडम। शादी से पहले वो तो चोरी छुप के और शादी के बाद एक बार शिरडी गए थे। अब बताओ, शिरडी मंदिर जा रहे हो दर्शन करने, घूमने जा रहे हो? हमारे लिए वही था घूमना। एक बार, बस एक बार। ये होता है मिडिल क्लास का घूमना। और दोस्त एक चीज बताऊं मैं, ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये हर किसी की स्टोरी ऐसी है, हर किसी शख्स की स्टोरी है। यस। तो दोस्त विदेश यात्रा, पहला फॉरेन टूर खूब एंजॉय किया, प्लेन के साथ फोटो अंदर से, बहुत मजा आया। प्लेन ऐसा होता है भाई साहब, वहां जाके फॉरेन टूर करोगे? यस। एंजॉय करोगे? अभी फील कर रहा हूं, देखो मैं आपको 5 मिनट में विदेश यात्रा करवा सकता हूँ। करना चाहेंगे? यस। करना चाहेंगे? यस। वहां गए तो हमें समुद्र पहली बार देखा, बड़े खुश हो रहे हैं। पटाया, ये वहां था पटाया में, हाँ बैंकॉक के पास।
ये बोट थी, ये बनाना बोट बोलते हैं इसको, ये बनाना की टाइप की है ना, पतली सी है। और इसमें ना ये बाइक होती है, ये बहुत स्पीड चलती है, इसमें बांध देते हैं और अंदर ले आता है समुद्र में। अगर ये थोड़ी सी ऐसे गिर जाए तो भाई इतनी पतली है तो ये गिर पलट नहीं सकती क्या? समुद्र में पलट गई तो क्या होगा? मजा आता है सर। कोई कह रहा राम नाम भाई साहब, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। तो हमने क्या बोला, भाई साहब बड़ा खुश हो रहे थे, मगर देख भाई यहीं चक्कर कटवा दे, फोटो खिंचवा दे, सेमिनार में दिखाना है। ट्रस्ट मी, बट बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हम डर लग रहे थे, अंदर नहीं गए, स्पीड बोट बहुत एंजॉय किया। ये देखो क्या पहना है मैंने, इसे कहते हैं गाउन, गाउन कहते हैं ना। सुनो, ताली वाली मत बजाओ लोग। तो हम देखते थे यार ये कोई विलन लोग या पैसे वाले मूवीज वगैरह में देखते, सुबह सुबह बैठ के कॉफी पी रहे हैं, है ना गार्डन में, इसे पहन के। तो जैसे ही मैं रूम में घुसा, मेरे साथ चौहान जी तो थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं पहले से, तो जैसे रूम में घुसा, अलमारी खोली तो 2 टंग रहे थे। मैंने बोला चौहान जी यू क्या है? यू क्या? ये हमारी लैंग्वेज ऐसी है। तो चौहान जी यू क्या है? कह रहे यू है गाउन, इसे हाथ को पहन के सो मैं। रात को छोटा, रात को तो नहीं पहनने के, पर सवेरे पहन के फोटो खिंचवाएंगे। क्योंकि भाई सेमिनार में दिखाने, क्योंकि हम यहीं बैठ के सेमिनार देखा करते थे रेगुलर, लोग सभी स्पीकर ये ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते थे, हमें पता था, वो फीलिंग आती थी। हमें यहीं पीछे बैठ के सेमिनार देखते थे और फीलिंग आती थी भाई एक दिन तेरा भाई भी यहाँ ऐसी दिखा रहा होगा पिक्चर, और वो दिन भी आज आ गया यार। तो हमने सुबह बैठ के सुबह ये फोटो पहन के फोटो क्लिक करवाया। मेरे फोटो चौहान जी ने खींचे, मैंने उनके खींचे, उन्होंने अपने सेमिनार में लगा रखा। जी सीरियसली, लेकिन बहुत एंजॉय किया पूरी टीम के साथ यार। दूसरा विदेश यात्रा, ये बड़ा अमेजिंग टूर था यार। आपको कभी मौका मिले तो जरूर जाना। 14-15 फ्लोर बड़ा था भाई साहब, कितना बड़ा होगा ये। क्रूज था। क्रूज बोले तो इसे कहते हैं पानी का जहाज, समझ गए आप? यस। बहुत लोग क्रूज से नहीं जानते, जब मैं नहीं जानता तुम कहाँ जानते होगे, ठीक है। जब पता चला क्रूज पे जाएंगे तो सर्च करा क्रूज क्या हो गया भैया, ठीक है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी यार। तो जब वहां गए ऐसी फीलिंग आई, क्रूज की तरफ हम जा रहे थे। और याद देखो, ये जितने क्रू मेंबर थे सबने वेस्टिज की कैप लगाई हुई है। ऐसी फीलिंग आई, ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं बाहर निकले, जहां देखो वहां वेस्टिज। और ये इतना बड़ा था, इतना लंबा था ये हमारा रूम था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ रूम था, ये उधर दिख रहा है कितना बड़ा है, मतलब आप मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा यार कहाँ तक जा रही है लाइन वो, ठीक है। तो हमारा रूम ना बिल्कुल बीच में था, बीचों बीच था ये, ठीक है। अब जैसे जितना इधर है ना, इतना ही इधर है, सोचो कितना बड़ा होगा। अब यहाँ पे लगभग 1700 लोग थे। बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा किया यार। पानी में रहे 3 दिन तक, चलता ही रहे। देखो क्या हीरोइन लग रही है ना आज, है ना? यस। अरे हीरोइन से कम भी नहीं है। यस। आगे बहुत एंजॉय किया। ये देखो भाई साहब, ये वहाँ पे मलेशिया में पिनांग, हाँ पिनांग एक सिटी थी, ध्यान से सुनना। ये क्या है, ये देखो कांच है, कांच से बैठे हम। एक 65 फ्लोर ऊंची बिल्डिंग, फील करो 65 फ्लोर ऊंची बिल्डिंग, और उसकी छत यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। छत खत्म हो गई यहाँ पे, और छत पे आगे 10 फीट तक कांच लगा दे। 65 फीट के ऊपर, मतलब कहो कि बालकोनी कांच की है नीचे से, और फिर आपसे बोले कि चढ़ जाओ उस पे। हिम्मत है? चढ़ सकते हो? हमें उस बिल्डिंग के ऊपर लेकर बोला गया, समझाया गया, वहाँ के जो गाइड ने बताया कि उस पर ना 5 या 6 लोग चढ़ने हैं बस। लेकिन वेस्ट इंडीज थे भाई साहब, 8-8, 10-10 लोग लेटे हैं। तो बहुत मजा किया यार, बहुत। ये इतना ऊंचा है कि इसे देखोगे ना, पीछे दूसरी बिल्डिंग का ना हेलीपैड दिख रहा है आपको, दूसरी बिल्डिंग का, ये देखो। तो भाई साहब बहुत मजा किया यार। ये वहाँ पे मलेशिया में, ये तीसरा विदेश यात्रा, ये भी थाईलैंड का था। शेरों को दूध पिलाया किसी ने? है? ये बिलीफ पे भी आप बोल सकते हो इसको, विश्वास। बिलीफ समझते हो आप? विश्वास, बिलीफ जानते हो? विश्वास, धारणाएं। अब ये शेर तो है, लेकिन ये शेर नहीं है, माइंड से ना ये कुछ और ही है, क्योंकि शेरों के साथ नहीं पला, ये वाकई दूध पी रहा है। थाईलैंड में एक जू है, बहुत बड़ा टाइगर जू है, उसके अंदर बहुत टाइगर हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे टाइगर ऐसे हैं जो पिग के साथ पलते हैं। पिग समझते हो आप? जैसे हमने उसमें जू में एंट्री करी तो एक ना बहुत बड़ी पिग लेटी हुई थी, मादा पिग। और हमें लगा ये गाय तो नहीं है इतनी बड़ी,
और वो लेटी हुई है और उसके साथ उसका दूध पी रहे हैं 5-6 शेर के बच्चे, छोटे छोटे खेल रहे हैं, उसका दूध पी रहे हैं। और ये क्या यार, असंभव सी चीज लगी। सडन, पहले पता भी नहीं था। जैसे उसको क्रॉस किया तो उससे अगले वाले उसके अंदर बब्बर शेर बहुत बड़ा, उसके साथ पिग के बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे। वो ऐसे ऐसे कर रहा है उनको। कमाल है यार। जैसे माहौल में रहोगे वैसे बन जाओगे, सिंपल सी बात है। तो ये वही तो बहुत एंजॉय किया यार। चौथा विदेश यात्रा थी साउथ अफ्रीका, बहुत एंजॉय किया। जंगल सफारी, आपने साउथ अफ्रीका के जंगल सुने होंगे, ये हमारे फोन से खींचे हुए फोटो हैं। ये शेर और ये सारी चीजें बहुत एंजॉय किया। बाली सरियार मैनेजमेंट एक चम्मच जोड़ा था। और ये केप टाउन, ये देखो भाई साहब मैडम क्या लग रही हैं, बहुत एंजॉय किया यार। ये देखो साउथ अफ्रीका, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। ये वो था रोबिन आइलैंड था, जहाँ पे आपने अगर सुना होगा तो वो थे ना, वो दूसरे गांधी जी कौन थे साउथ अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला है ना। तो वो जेल में रहे थे लगभग 27 साल। जैसे भारत में महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल आजादी के लिए, उनका बहुत बड़ा रोल था, तो अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया था। ये वही छोटा सा टापू था। ये टापू क्या, पूरी टापू जेल ही है बस। समुद्र के बीच में छोटा सा आइलैंड है और ये पूरी जेल बना रखी है। इस पे रहे थे, जहां जिस जगह रहे थे उन्होंने पूरी चीज दिखाई थी। वो जहां रहे थे उनका कंबल और सारी चीजें दिखाई। मतलब बहुत एंजॉय किया यार। अगर वेस्ट इंडीज मिलता है देखने को मिलता क्या, बाल काट रहा होता आज सोचो। और लॉकडाउन हो सकता है पूरे बिस्तरा बांध के आप पर पहुंच गया होता। हाँ सिंपल सी बात है, बहुत पहुंच गया अपने गांव भैया जी। बहुत एंजॉय किया। ये देख रहे हो आप क्या है, यू है ट्रैक्टर। एक चीज बताओ, हमारे घर तो ट्रैक्टर भी ना था, हम तो ये थे, ये ट्रैक्टर वाला खेत जोतने आता था, हम तो ऐसे होते थे, ऐसे वाले। समझा पा रहा हूं। लेकिन दोस्त मेरे सपने ट्रैक्टर के नहीं थे, मेरे सपने ऐसे वाले थे। और ये जब मैं बिजनेस में आया था, मेरे पास ये वाली स्प्लेंडर हुआ करती थी, DL 3S BJ 1415, गांव में खड़ी कर रखी है भूस के कोट्टे में। और अब से 10-15 साल के बाद लोग कहेंगे ये वही स्प्लेंडर है जो आज 1 करोड़ रुपए कमा रहा है ना, उसने इसी स्प्लेंडर से बिल्ड किया था बिजनेस। यस, लोग देखेंगे इसको। ये पहली गाड़ी, ये इसको नीड कार कह सकते हो, ड्रीम कार कभी नहीं है, पहली कार, ठीक है साहब। और दूसरी Audi A4, आज सर जीवन बदल गया, स्प्लेंडर वाला Audi पे आ गया। और मुझसे किसी ने सवाल किया गाड़ी लेने के बाद, ध्यान से सुनना, बहुत सीरियस, थोड़ा चेयर से आगे कमर कर लो, खाली मजे मत लो, सीख भी लो कुछ। मुझसे किसी ने सवाल किया Audi लेने के बाद, भाई कैसा लग रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। सवाल किया भाई कैसी फीलिंग आ रही है, अब आए तो कुछ बताऊं। सीरियसली मैं दिल से बता रहा हूं आज आपको ये बात, मुझे कोई फीलिंग नहीं आई इसकी। हकीकत जब सोच रहे हो तुम ये सोच रहे हो फेंक रहा है, ट्रस्ट मी मैं नहीं फेंक रहा भाई। मुझे कोई फीलिंग नहीं आई कि Audi ले ली या बहुत मजा आ रहा है, क्या गाड़ी है, नहीं। क्यों नहीं आई पता है, मैं 2016 से Audi मर्सिडीज चला रहा था। मेरे पास सुनो थी बेशक मेरे पास स्प्लेंडर, फीलिंग मेरे साथ थी Audi मर्सिडीज की। फिजिकल स्प्लेंडर दिखती थी, लेकिन मैं माइंड से Audi मर्सिडीज चलाता था 24 घंटे। तो मुझे नहीं लगी, नहीं, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं लगती कि मैंने पता नहीं कितनी बड़ी गाड़ी ले ली, क्योंकि माइंड सेट था, वो तो आनी है। लोगों को डेट पता चलना बाकी था बाद में, वो आ चुकी थी, ये सत्य है। अगर आज आपको ऐसी फीलिंग आती है कि इतने दिन बाद आपके पास ऐसी गाड़ी होगी, तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंचेंगे। जिस चीज के आप एहसास करते हैं, कुदरत वो आपको देती है जरूर, वो उसे चाहे या ना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम एहसास किस चीज से करते हैं, जो चीज नहीं चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं हर समय, नहीं हो रहा, कोई सुन नहीं रहा, मेरे तो कोई सुनता ही नहीं, मेरे पास लोग ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट नेगेटिव विचार हमारे आते हैं हर समय, रिपीटेड। लोग कंट्रोल नहीं करते। भाई ट्रस्ट करो, देखो फेथ करो अपने आप पे, किताब पढ़ो, बिजनेस स्कूल पढ़ो, 21वीं सदी का व्यवसाय पढ़ो, सवाल जवाब पढ़ो, इंडस्ट्री विश्वास करो, डेटा कुछ खंगालो, और फिर सिर्फ बेसिक्स करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो चाहिए सिर्फ उसके एहसास में जियो, बस अपने आप आ जाएगी। तो दोस्त
आगे अगर मैं बात करूं हमारे रियल अचीवमेंट, ये वही राजेंद्र सिंह चौहान आज मर्सिडीज चला रहे हैं जो मेरे सीनियर हुआ करते थे, और ये शेखर वर्मा जी, इन्होंने मेरी नौकरी लगवाई थी सलून के अंदर, ठीक है, पहली नौकरी इन्होंने लगवाई थी मेरी सलून के अंदर, शेखर वर्मा जी ने। लैक्मे के अंदर मुझे भेजा था मेरी मैडम ने, जहाँ मैं कोर्स कर रहा था, उन्होंने ट्रायल देने के लिए, तो ये लैक्मे के अंदर नौकरी करते थे, लैक्मे ब्रांड के अंदर, तो इन्होंने मेरी पहली जॉब लगवाई थी। उसके बाद मैं चौहान जी का जूनियर हुआ करता था, इनका भी था, और आज ये दोनों लोग मर्सिडीज चला रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। यस, आगे एक निर्णय की वजह से आज पूरे परिवार की लाइफ बदल रही है। मेरा छोटा रियल ब्रदर 9.5 साल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये मैं क्यों फोटो दिखा रहा हूं आपको, आपका विश्वास बढ़ाने के लिए, जैसे आपका विश्वास बढ़े इस इंडस्ट्री के प्रति, वेस्टीज के प्रति। ये वो नहीं है 1 लाख मैं चला दूंगा 1 लाख तू, है ना, ये तुक्का उक्के वाला सिस्टम नहीं भाई, ये करियर है। एज ए करियर छोड़ के दिखाओ कोई सरकारी नौकरी, हिम्मत है? कोई छोड़ सकता है? नहीं। तो दोस्तों, बट ये करियर है, हमें विश्वास है इस इंडस्ट्री पे, वेस्टीज पे, वेस्टीज सिस्टम पे। आज 9.5 साल नौकरी करी, छोड़ के आ गया, आज स्टार डायरेक्टर बन गया, लगभग 80-85 हजार का पे आउट इसका भी है, गांव में रह रहा, मौज कर रहा है और बिजनेस बिल्ड कर रहा है। यस, आज देखो जिंदगी कैसे बदल गई। मैं पहले ऐसा दिखता था और आज मैं ऐसा दिखता हूं। अब बताओ, अब ऐसे वाला बदलाव आपको चाहिए? यस। पक्का चाहते हैं? यस। पॉजिटिव सोचना थोड़ी देर यार, बस 1 घंटे कहानी और बची है, 1.25 घंटे की। अभी कुछ लोग आएंगे अचीवर, उनसे मिलेंगे, है ना। पॉजिटिव सोचना, वो अचीवर बने हैं, आप भी बनोगे, और उसके बाद बात करेंगे कुछ कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ा और मैंने क्या किया, वो चीजें आज शेयर करूंगा। जो मैंने किया अगर वो आपने कर लिया तो समझा पाया? यस। जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट पड़ाव में। बुलाना चाहूंगा आज के मास्टर सेरेमनी को, एक बार जोरदार तालियां मास्टर सेरेमनी के लिए। Thank you.